Good afternoon, everyone. Hope you all are doing well and staying fit. I, Anushka Agarwal, welcome you all to this talk show presented by Mangalam Plus Medicity. Today, we have with us Dr. Rishabh Gupta, currently practicing at Mangalam Plus Medicity as a consultant gastroenterologist, hepatologist, and interventional endoscopist. I would like to welcome Dr. Rishabh Gupta to this show. Welcome, Doctor. Namaskar. Thank you so much. I am Dr. Rishabh Gupta. I am a full-time consultant gastroenterologist, hepatologist, and interventional endoscopist at Mangalam Plus Medicity Hospital, Jaipur. So let's begin with our topic of the day, which is fatty liver. So पहला क्वेश्चन है बेसिक कि व्हाट इज फैटी लिवर डिजीज होता क्या है और ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? जी, फैटी लिवर डिजीज का मतलब है हमारे लिवर के अंदर एक्सेस ऑफ फैट या चर्बी का जमा होना। जी, ये बहुत ही कॉमन जनरल कंडीशन है जो वर्ल्ड वाइड आजकल 20 to 30% ऑफ लोगों में फैल चुकी है। इम्पॉर्टेंट इसीलिए है फैटी लिवर बिकॉज एक बार फैटी लिवर हो जाए तो धीरे धीरे लिवर का साइज बढ़ता जाता है। जैसे ही लिवर का साइज बढ़ता है तो लिवर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, लिवर स्कारिंग हो रहा है, लिवर का जो टिश्यू है वो डैमेज होता जाएगा और अल्टीमेटली वो डैमेज होके लिवर सिरोसिस होता है और लिवर कैंसर भी में भी तब्दील हो सकता है। ओके, तो अब डॉक्टर ने हमें मतलब बताया है फैटी लिवर डिजीज का, तो अब कॉजेज क्या क्या होते हैं इस डिजीज के? फैटी लिवर डिजीज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है एल्कोहलिज्म। अगर कोई क्रोनिक एल्कोहलिज्म का मरीज है और वो हमारे पास आए फैटी लिवर के साथ तो एक वो कारण है। इसके अलावा कुछ ऐसी मार्केट में ड्रग्स हैं जैसे स्टेरॉइड्स हैं या फिर कुछ मिर्गी के दौरे की दवाइयां हैं, वो फैटी लिवर करा सकती है। तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी, इसकी वजह से फैटी लिवर हो सकता है। आजकल जो बहुत कॉमन हो चुका है जिसका एक पैंडेमिक ग्लोबली फैल चुका है वो है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जिसका कारण है हमारे लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे किसी पेशेंट का ओवरवेट होना या ओबीज होना, दूसरा है कोई अनकंट्रोल्ड शुगर होना और तीसरा है हाई कोलेस्ट्रॉल। तो ये तीन कारण मोस्ट इंपॉर्टेंट है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को बढ़ावा देने के लिए। ओके, तो अभी आपने जैसे बोला नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हो सकता है, तो क्या ये बीमारी फिर बच्चों को भी हो सकती है? क्योंकि जो आपने कॉजेज बोले वो काफी कॉमन है। राइट, तो देखिए पहले ऐसा था कि बच्चों में बहुत ही रेयर थी ये कंडीशन, पर जैसे जैसे बच्चों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो रहा है, बच्चे जंक फूड की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, तो ये देखा गया है कि 10 साल की उम्र में टोटल पॉपुलेशन का 10% बच्चों का उनमें फैटी लिवर पाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। ओके, तो और इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं फैटी लिवर के? देखिए फैटी लिवर डिजीज अगर इनिशियल स्टेजेस में है तो उसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं होंगे, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि उसको फैटी लिवर है। पर जैसे जैसे चर्बी की मात्रा लिवर में बढ़ती जाएगी तो लिवर का साइज बढ़ता है। लिवर का साइज बढ़ेगा तो आसपास के जो कैप्सूल हैं, नर्व्स हैं, वो इरिटेट होंगी तो हमें एक ड्रैगिंग सेंसेशन, एक भारीपन लगेगा। जैसे कि लिवर राइट साइड में होता है, राइट अपर एब्डोमेन में, तो हमें एक ड्रैगिंग सेंसेशन, भारीपन लगेगा राइट अपर एब्डोमेन। जैसे जैसे ये जो सिंपल स्टीएटोसिस बोलते हैं हम इनको, ग्रेड 1 को, ये आगे और बढ़ेगा, लिवर की सेल्स और डैमेज होगी, इन्फ्लेमेशन होगा, इरिटेशन होगा, जिसे हम नॉन एल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस बोलते हैं, और वो और आगे प्रोग्रेस करके सिरोसिस कराएगा और लिवर फेलियर करा सकता है। तो इसके लिए जो सिम्टम्स आते हैं वो है पीलिया। दूसरा आता है कि बहुत ही शरीर में टायर्डनेस होना, वीकनेस आना। इसके अलावा शरीर में सूजन आना, पैरों में सूजन आना, पेट पे सूजन आना, पेट में पानी भरना। और इसके अलावा अगर और ज्यादा हम आगे बढ़ें तो लिवर कैंसर की तकलीफ भी हो सकती है, जिसके लिए आगे लिवर ट्रांसप्लांटेशन की रिक्वायरमेंट भी आ सकती है। ओके, तो ये डायग्नोस कैसे कर सकते हैं हम ये बीमारी को? देखिए जो मेरे पास मरीज आते हैं दो कंडीशन लेके आते हैं। एक वो आता है जो रिपोर्ट लेके आता है कि मुझे सर फैटी लिवर है, मैं करूं क्या। और दूसरे आते हैं कि मेरा ब्लड टेस्ट में बिलिरुबिन, ओटीपीटी, लिवर फंक्शन टेस्ट ज्यादा आ रहा है, तो आगे आप मैं क्या करूं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कंडीशन की कि हमारे पास कोई पेशेंट आया, बोला कि सर मैंने एक जांच किसी और चीज के लिए कराई थी और मुझे सोनोग्राफी में फैटी लिवर आ रहा है।
तो वो फैटी लिवर हमें देखना पड़ेगा कि वो उसका लाइफस्टाइल की वजह से है, जैसे ओवरवेट, हाई कोलेस्ट्रॉल, या फिर डायबिटीज की वजह से है, या फिर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी की वजह से है, या फिर कोई ड्रग वो ले रहा है उसकी वजह से है। दूसरा पेशेंट आता है मेरे पास कि वो ब्लड टेस्ट करा के आएगा लिवर का, और उसने बोला कि सर मेरे ओटीपीटी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। उस कंडीशन में जनरली मैं पहले हेपेटाइटिस बी सी को रूल आउट करता हूँ। उसके बाद में हमारे पास जो टेक्निक्स है वो है इमेजिंग टेक्निक, जिसे हम सोनोग्राफी बोलते हैं, जो हर जगह अवेलेबल है। सोनोग्राफी में हमें ये पता चलता है कि ठीक है, फैटी लिवर है, लिवर के अंदर इतनी मात्रा में, लिवर के अंदर ग्रेड 1 या जो भी फैट है। पर इंपॉर्टेंट ये है कि सिंपल सोनोग्राफी हमें अमाउंट ऑफ फैट नहीं बता सकती, कितना परसेंटेज ऑफ फैट है हमारे लिवर में। उसके लिए हमारे पास आजकल फाइब्रोस्कैन की मशीन अवेलेबल है, जो डिफाइन करेगी हमारा परसेंटेज ऑफ फैट कितना है, जो डिफाइन करती है कि हमारे को ग्रेडिंग कि ये स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये फैटी लिवर है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं एज अ डॉक्टर ये डिफाइन कर सकता हूँ कि ये ग्रेड 1, ग्रेड 2 है, अर्ली स्टेज में है तो इसको क्या ट्रीटमेंट देना है, ये ग्रेड 3, ग्रेड 4 है, ये लेट स्टेज में है तो इसको क्या दवाइयां चालू करनी है। Okay, so are there any complications of the disease? यस एग्जैक्टली, फैटी लिवर अगर अर्ली स्टेज में है, जैसे स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, तो वो एक कंप्लीटली रिवर्सिबल स्टेज होती है। स्टेज 3 तक भी रिवर्सिबल होता है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस होते नहीं है अगर हमने प्रॉपर्ली मैनेज किया है लाइफस्टाइल पेशेंट का। लेकिन अगर वो स्टेज 4 पे चले जाता है और धीरे धीरे लिवर स्कारिंग या लिवर सिरोसिस हो जाता है, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकते हैं, जैसे नाक में से खून आना, या उल्टी में खून आना, या लैट्रिन के रास्ते खून आना। इसके अलावा पीलिया हो सकता है, पेट में पानी भर सकता है, दिमाग पे भी असर कर सकता है, जिसे हम एनकेफेलोपैथी बोलते हैं। लेटर स्टेजेस में ये लिवर कैंसर में भी तब्दील हो सकता है। Okay, so coffee, is it beneficial for the disease? सी फॉर द पास्ट 2 to 3 years देयर आर लॉट ऑफ आर्टिकल्स, बहुत सारी स्टडीज और रिसर्च हुई है जिसमें ये पाया गया है कि एटलीस्ट 2 to 3 cups ऑफ कॉफी अ डे एक्चुअली बेनिफिट्स द पेशेंट इन फॉर्म ऑफ लिवर कैंसर, कि उनमें जो लिवर कैंसर की मात्रा है बहुत कम पाई जाती है, फैटी लिवर जो है बहुत कम होता है। तो ये रिकमेंडेशंस, इंटरनेशनल गाइडलाइंस करती हैं कि आप 2 से 3 कप ऑफ कॉफी डेली लीजिए। Okay, so is coffee like beneficial just for this fatty liver thing, or should we like drink coffee or not? See, coffee is actually beneficial. I recommend everyone should have at least 2 cups of coffee every day. Okay, okay. So इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट है except coffee? I mean, coffee is not a treatment, but like yeah. See, basically there are two things. The prevention of fatty liver, कि हम बचाएं कि हमें फैटी लिवर ना हो, और दूसरा फैटी लिवर हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। जी, ठीक है। तो कोई भी आता है मेरे पास, जैसे पेशेंट आया मेरे पास कि ओवरवेट है या फिर ओबेज है, उसका वेट बहुत ज्यादा है, या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है, या फिर हाई शुगर्स का पेशेंट है, तो उसमें मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि एक फैटी लिवर के लिए हम टेस्ट कर लेते हैं कि आपको फैटी लिवर है कि नहीं। अगर उसमें फैटी लिवर आता है तो हमें वो जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे सबसे पहला रिस्क फैक्टर मैं बात करना चाहूंगा ओबेसिटी या ओवरवेट के बारे में, तो मैं उस पेशेंट को हमेशा ये कहता हूँ कि आप 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज डेली आपको करनी चाहिए, माउंटिंग टू 150 मिनट्स एवरी वीक। ये जो एक्सरसाइज होती है मॉडरेट इंटेंसिटी की होती है, इट्स नॉट जस्ट ओनली वॉकिंग, सिर्फ चलने से कुछ नहीं होता है, आपको ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग करनी पड़ेगी। दूसरा, आप इसको कंबाइन कर सकते हैं योगा के साथ, या फिर आप स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। दूसरा आता है ओवरवेट को कम करने के लिए हमारे पास इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो आजकल बहुत ही कॉमन है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये है कि हम कुछ अमाउंट ऑफ डे का आवर्स कुछ नहीं खाते, या फिर हम उसको डिवाइड कर दें वीकली। जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 16/8, जिसमें हम 16 आवर्स ऑफ द डे को कुछ नहीं लेंगे, बाकी 8 आवर्स में अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो भी हमें करना है उसमें करें। दूसरी टेक्निक होती है 5/2, जिसमें हम संडे से लेकर अगर सैटरडे तक देखें तो 2 डेज हम ऑफ रखें, कुछ नहीं खाएंगे फास्टिंग, बाकी 5 डेज हम कुछ लेंगे। सेकेंड रिस्क फैक्टर्स आता है हाई कोलेस्ट्रॉल। हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड सम डाइट, जो हमें कुछ चीजें हैं डाइट के अंदर अवॉइड करनी पड़ेगी। ये चीजें हैं जैसे रिफाइंड शुगर्स, या फिर प्रोसेस्ड फूड होता है, जंक फूड होता है, अवॉइड करना है। हमें ब्रेड अवॉइड करनी पड़ेगी, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट। हमें कॉर्न्स अवॉइड करने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है।
हमें डेयरी प्रोडक्ट्स भी अवॉइड करने पड़ेंगे अगर फैटी लिवर है, ये भी है। हमें नट्स अवॉइड करना पड़ेगा, पीनट्स आते हैं, अखरोट आती है, ये भी हमें अवॉइड करना पड़ता है, जो लोगों को आमतौर पे नहीं पता होता है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट है क्या ले सकते हैं हम। देखिए, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है, मांसाहारी है, जी, तो वो लीन मीट ले सकता है। इसके अलावा अगर कोई शाकाहारी ही है तो वो लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जितना हो सके फ्रूट्स खाएं, जितना हो सके वेजिटेबल्स खाएं, जितना हो सके सैलेड खाएं। स्पेसिफिकली जैसे अपनी ब्रोकली होती है, या कैप्सिकम शिमला मिर्च होते हैं, या फिर कैरेट है, रेडिश है, जो गाजर है अपना, ये खा सकते हैं। इसके अलावा पी खा सकते हैं, बिल्कुल मटर खा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो रिस्क फैक्टर है अपना, जैसे शुगर हाई है, तो ऑफ कोर्स हमें एक अपना प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ शुगर्स करना पड़ेगा, हमें वो डेली मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी उसके लिए। ओके। अब आता है, हाँ ये अब आता है कि हम बात करें कि कितना हमें कैलोरी जो हम टोटल इंटेक लेते हैं उसका कितना परसेंट हमें करना चाहिए कम। जनरली ये गाइडलाइंस ये कहती है इंटरनेशनल कि हमें 30% ऑफ कैलोरी रिडक्शन करना ही पड़ेगा अगर हमें वेट लूज करना है, फैटी लिवर को कम करना है और बिल्कुल उसे ट्रीट करना है। Okay, so any new treatment in the market for the disease? इनिशियली अर्ली फेजेस में हमारे पास विटामिन ई की थेरेपी थी। विटामिन ई हम देते थे, जो आजकल भी लोग देते हैं, उससे थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है। पायोग्लिटाजोन करके एक मेडिकेशन आई थी जो मार्केट में आई थी, उसमें भी काफी रिसर्च हुआ था। अब आज के टाइम में एक सैरोग्लिटाजार करके टैबलेट आ रही है जिसे हम दे रहे हैं, और काफी इंप्रूवमेंट, मेरे काफी पेशेंट सैरोग्लिटाजार पे हैं और वो ठीक भी हो रहे हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो मेडिकेशन है एक डॉक्टर की निगरानी में ही लेनी चाहिए, क्योंकि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं जो डॉक्टर ही आपको बता सकता है। अब आती है बात ओबेसिटी की, ओवरवेट की। देखिए, अपार्ट फ्रॉम फास्टिंग, अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज, अगर कोई ठीक नहीं हो रहा है तो हम जो आजकल प्रैक्टिस में कर रहे हैं वो है कि अपने पेट में एक इंट्रागैस्ट्रिक, पेट के अंदर बलून फुला देते हैं और बलून फुला के उसे 6 मंथ टू 1 ईयर तक हम फॉलो करते हैं, जिसे हम इंट्रागैस्ट्रिक बलून थेरेपी बोलते हैं, बेरिएट्रिक एंडोस्कोपी के द्वारा ट्रीटमेंट बोलते हैं। इसमें कोई भी चीरा नहीं लगता है और कोई भी कट नहीं लगता है। उसके रिजल्ट काफी अच्छे हैं, 20 to 25% ऑफ द वेट लॉस इज सीन 1 ईयर के अंदर। तो ये अपकमिंग थेरेपी है, ये आजकल लोग काफी करवा भी रहे हैं और हमारे हॉस्पिटल में ये अवेलेबल भी है। Okay. Okay, now let's see if we have any online live questions. Just a minute. Yeah, we have one question from Mr. Shailesh Jain. And his question is, if any person is diagnosed with fatty liver on routine ultrasound, then what are the important precautions one has to follow? Right. See, if any patient is diagnosed with fatty liver on an ultrasound, not done because of the symptoms, अगर उसको symptoms बिल्कुल भी नहीं है और सिर्फ प्लेन फैटी लिवर है, तो हमें पहले उनके ब्लड टेस्ट में देखना पड़ेगा कि उनका लिवर फंक्शन नॉर्मल है कि नहीं है। अगर बिल्कुल लिवर फंक्शन नॉर्मल है तो हमें चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हम एक फाइब्रो स्कैन करा सकते हैं, हम ग्रेड कर सकते हैं कि ये स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अगर वो स्टेज 1, 2, 3 के अंदर आता है तो फिर हमें उनका डाइट मैनेजमेंट करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे, उनके जो रिस्क फैक्टर्स हैं कि ओवरवेट है या हाई कोलेस्ट्रॉल है या फिर हाई शुगर है, वो कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ, अगर उनको फैटी लिवर की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हो चुका है, जैसे स्टेज 4 में पहुंच गया है, तो फिर हमारे पास उस तरीके से मेडिकेशन है उसको ठीक करने के लिए। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि फैटी लिवर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अ लाइफस्टाइल डिजीज। जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर है वो लाइफस्टाइल डिजीज है और हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हेल्थ शुड बी और फर्स्ट प्रायोरिटी एवरीवेयर। Okay. So next question is from Mrs. Neha Gupta, and her question is, balloon insertion surgery जो आपने बताई थी अभी, वो कितनी सेफ है? देखिए, बलून एंडोस्कोपिक बलून ट्रीटमेंट जिसे हम बोलते हैं बेरिएट्रिक एंडोस्कोपी या मेटाबॉलिक एंडोस्कोपी का एक पार्ट है। ये दो तरीके की होती है। एक तो होता है कि इंट्रागैस्ट्रिक या स्टमक में बलून फुला के रख देना और वो बलून वहीं छोड़ देना 6 महीने से 1 साल के अंदर। उस बलून के अंदर हम पानी मिथाइलिन ब्लू का भरते रहते हैं एवरी 3 मंथली, ताकि उसका साइज मेंटेन रहे
और दूसरी ट्रीटमेंट होता है एंडोस्कोपी के द्वारा कि हम अंदर से लगा लें, कोई भी नहीं होता है। रही बात सबसे पहले बलून थेरेपी की, बलून थेरेपी पिछले 1-2 साल में बहुत ही मार्केट में बहुत ही अवेलेबल है। काफी लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी सर्जरी नहीं होती है, कोई कट नहीं लगता है। इसमें आप प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, डॉक्टर देख सकते हैं। ये सेफ इसीलिए है क्योंकि इसमें कोई मेजर सर्जरी नहीं होती। जैसे हमें पता है एक बेरिएट्रिक सर्जरी के अंदर स्टमक का कुछ पार्ट काटने पड़ता है हमें, या फिर कोई एक्सटर्नल सूचर्स लगाने पड़ते हैं, तो इसमें कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। इसमें बस इनिशियली ये होता है कि हमें प्रॉपर न्यूट्रिशनल प्रोग्राम में एक पेशेंट को रखना पड़ता है। इनिशियली हमें बताना पड़ेगा कि इनको क्या खाना है, लिक्विड डाइट लेनी है, कितने टाइम तक लेनी है। प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद ही हम उनको प्रॉपर काउंसलिंग कर सकते हैं। तो एज अ इंट्रागैस्ट्रिक बलून थेरेपी इज रिलेटिवली वेरी सेफ, एंड हम मंगलम हॉस्पिटल में भी ये लेकर आए हैं, और हम आगे आने वाले 1 महीने के अंदर भी कुछ पेशेंट्स पे ये चालू करने वाले हैं। Okay, so next question is from Mr. Rajkumar Garg, and his question is, he is saying कि जो balloon therapy है, it appears to be non-invasive, मतलब body के अंदर कुछ कट वट नहीं लगाते हैं, तो can you please emphasize more on it? या देखिए, इसमें होता क्या है कि जब हम एंडोस्कोपी करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है कि कोई पेशेंट हमने काउंसिल करा, कोई पेशेंट हमारे पास रेडी है कि उनको बलून थेरेपी करानी है। सबसे पहले हम उनका एंडोस्कोपी करेंगे, जिसे हम चेक एंडोस्कोपी बोलते हैं। हम एंडोस्कोपी करके देखेंगे कि उनका जो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में जो वेल्व है बिल्कुल ठीक है, उनको कोई हाइटस हर्निया नहीं है। अगर सपोज हाइटस हर्निया नहीं है और पेशेंट बिल्कुल रिलेटिवली फिट है, फिर हम सेकेंड टाइम में उनको ये समझाते हैं कि ये बलून कौन सा बलून हम उनको लगाने वाले हैं। मार्केट में बहुत सारे बलून्स आते हैं। एक बलून होता है जिन्हें हमें बार बार फुलाना पड़ता है एवरी 7 डे। दूसरे बलून होता है कि उन्हें 3 मंथली फुलाना पड़ता है। और तीसरे टाइप के बलून्स ऐसे होते हैं जो हमें 6 मंथ के अंदर ही उन्हें हमें डिफ्लेट करके निकालना पड़ेगा। जो हम लोग यहाँ चालू करने वाले हैं वो ऐसा बलून है जिनको हम 1 ईयर तक रख सकते हैं, सो दैट मैक्सिमम वेट लॉस हम अचीव कर सकें। अब रही बात बलून करते कैसे हैं, हम एंडोस्कोपी के द्वारा अंदर बलून को डालते हैं। एंडोस्कोपी में कैमरे में ही हम देखते हैं बलून को। जैसे ही हमारे स्टमक में पहुंचता है तो हम एक्सटर्नली उसको, बलून के अंदर एक वायर होता है अटैच, उस वायर को हम पानी डाल के इन्फ्लेट करते हैं। जैसे ही बलून 350, 400, 500 ml तक पहुंचेगा, जो हम डिसाइड करते हैं एक बात पहले से ही कि कितना हमें फुलाना है, उसके बाद होने के बाद उससे हम अटैच वहीं छोड़ देते हैं और एंडोस्कोपी बाहर निकाल देते हैं। सिर्फ हाफ एन आवर टू 1 आवर का प्रोसीजर होता है, वेरी सेफ प्रोसीजर, जिसमें हम पेशेंट को उसी दिन शाम को डिस्चार्ज भी कर देते हैं। Okay, so next question is from Mr. Abhay Shukla, and he's asking कि करेक्टिव मतलब लाइफस्टाइल को चेंज करना एंड कंसल्टिंग अ डाइटिशियन, इज इट सेफ टू लाइक यू नो शिफ्ट फ्रॉम व्हाट आवर ट्रेडिशनल डाइट इज, आवर इंडियन डाइट, सो इज इट सेफ? राइट, सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे वेस्टर्न कंट्रीज में तो ये बहुत पहले से फॉलो होता है कि हम कॉन्स्टेंटली डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के फॉलोअप में रहें जी। तो इंडिया में बहुत स्लो है, लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इंडियन डाइट जो है इट इज अ वेरी स्पाइसी डाइट, हाई कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट, जिसकी वजह से हम लोग ये देखेंगे काफी इंडियंस में, मेल्स हो या फीमेल्स हो, उनका पेट निकला हुआ रहेगा या बट बहुत हैवी रहेंगे। इसीलिए मैं चाहूंगा कि हमेशा अगर आपको कंसर्न करना है कि आपको डाइट फॉलो करनी है, आपको स्पेसिफिक डाइट फॉलो करनी है, ऑलवेज कंसल्ट अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, प्लस यू हैव टू कंसल्ट अ डाइटिशियन। अब डाइटिशियन आप चुने कैसे, ये इंपॉर्टेंट है कि हमें न्यूट्रिशनिस्ट किसके पास जाना चाहिए। हमेशा गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को पहले कंसल्ट करें। उनकी एक टीम होती है, उनके पास एक प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन होते हैं, जिनको वो पहले से असेस कर चुके होते हैं कि हमें ये लिवर डिजीज में ये डाइट देनी है, हमें एसिड रिफ्लक्स में ये डाइट देनी है, हमें पैनक्रियाटिक डिजीज में ये डाइट देनी है। तो यही है, एक अपने सीधे डाइटिशियन के पास ना जाके पहले एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, उनके साथ उनकी टीम में जो न्यूट्रिशनिस्ट है उनके फॉलोअप में रहें। दैट इज अ इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। Okay, thank you. So now next question is from Mr. Ashish, and he's asking, normal जिन लोग का वेट होता है
उन लोग को भी फैटी लिवर हो सकता है या नहीं? हो सकता है। जैसे अपने इंडियंस में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा ओबेसिटी नहीं दिखेगी आपको इनिशियली। आपको ऐसा दिखेगा कि वेट ओवर वेट के क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं, लेकिन उनका पेट बहुत निकला हुआ है। ठीक है, ओके। तो ये सजेस्ट करता है कि इनकी डाइट जो है प्रॉपर नहीं है, दे आर ईटिंग हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, इनकी लाइफ स्टाइल सेडेंटरी है। बहुत कॉमन है, इंडियन पॉपुलेशन में ज्यादा कॉमन है कि वेट नॉर्मल होने के बाद भी फैटी लिवर होता है। अब इसका कॉज अपार्ट फ्रॉम लाइफस्टाइल कुछ जेनेटिक रीजंस होते हैं, कुछ मार्कर्स होते हैं जिसकी वजह से कुछ एथनिसिटी, मतलब सिर्फ इंडियंस में या एशियंस में ये फैटी लिवर दिखता है आपको। Okay, so now I don't think we have any more questions. Yeah, we are done. Okay. Yeah. So you are saying the overall like conclusion of our discussion is that we all should be active and should try to eat healthy. Exactly. That's what I said earlier कि health should be of first priority. हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं अपने काम में, अपने डे टू डे वर्क में, कि हमारी हेल्थ अपनी प्रायोरिटी रही नहीं है। पर इशू ये है कि आफ्टर व्हेन यू विल बी आफ्टर 40 और 50, तो देन यू विल रियलाइज कि आप जो क्रूशियल टाइम है यू लॉस्ट दैट। So health should be your priority. Lifestyle management is very important. And जिन लोगों को बेसिकली हाई कोलेस्ट्रॉल शुगर पेशेंट है, इनको तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इनमें 60% ऑफ पीपल जिनको ये रिस्क फैक्टर्स है, तो फैटी लिवर मिलता ही मिलता है। तो इम्पोर्टेंट यही है कि अगर आप ऐसे हैं, ऐसे मरीज हैं, उनको पुश करें कि वो लाइफस्टाइल एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट नियर कोई से मिले, एक डाइटिशियन के प्रोग्राम में एनरोल करना का ध्यान रखें। ओके, सो नाउ सर, अगर हमारे व्यूअर्स को आपसे कनेक्ट करना होगा तो आप कोई कांटेक्ट डिटेल या सोशल मीडिया हैंडल शेयर कर सकते हैं जिसके थ्रू वो आपको रीच कर सके? राइट, मैं एक्चुअली फ्रॉम 10 to 4 एज अ फुल टाइम कंसल्टेंट हूँ मंगलम प्लस मेडिसिटी हॉस्पिटल जयपुर में। मंगलम प्लस मेडिसिटी हॉस्पिटल की वेबसाइट है जिसपे आप जाके सर्च कर सकते हैं और मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, मैं ईविनिंग में मेरा सेंटर है, सेंटर फॉर डाइजेस्टिव हेल्थ, जहाँ मैं ओपीडीज करता हूँ। तो आप गूगल पे डॉक्टर ऋषभ गुप्ता गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इन जयपुर टाइप कर सकते हैं, एंड यू कैन कनेक्ट मी फ्रॉम व्हाट्सएप और कॉल। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है दैट इज 9588248715, and you can also email me at h1313@gmail.com, and I'll be happy to help you regarding any of your queries apart from fatty liver also. Okay, now I would like to express my heartfelt gratitude towards Dr. Rishabh Gupta for joining us today, and for his time and effort, and for the informative talk that we had. Thank you so much, Doctor. Thank you. Namaskar.